जय हिंद साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मैंने एक खंड में योजना से जुड़े कुछ अच्छे प्रश्न लिए थे और बहुत अच्छे प्रश्नों का अभ्यास वहां किया। बहुत अच्छे प्रश्न इस टेस्ट में लेकर के भी मैं हूं। तो हम टॉपिक वाइज एक पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर के हम लोग अभ्यास कर रहे हैं और उससे हमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब उस टॉपिक को हम पढ़ चुके होते हैं और उसके ऊपर बनने वाले जो भी संभावित प्रश्न होते हैं उसके प्रकार का हमको आइडिया लगता है, तो फिर एक कॉन्फिडेंस मन के अंदर आता है। इस टेस्ट में हम कौन से अच्छे प्रश्नों के साथ हैं एक बार हम देखेंगे और अपने जो अध्याय आपने टॉपिक पढ़ रखे हैं उससे आप कनेक्ट करेंगे हर चीज को। दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। आप दैनिक पाठ्य योजना बनाते हो, हार्वर्ड की पाठ्य योजना मैंने बताई है, पाठ्य योजना के और उपागम भी मैंने बताए हैं। ब्लूम का उपागम है, मॉरिसन का उपागम है, एनसीईआरटी का उपागम है, डीवी क्लिपेटिक का उपागम है। तो उसमें हमने कौन कौन सी चीजें देखी हैं। और सबसे बड़ी बात है पाठ्य योजना जो बनती है, पाठ्य योजना के निर्माण में क्या विषय वस्तु का चयन, प्रकरण का चयन होते ही होता है। आपको एक प्रकरण चाहिए दैनिक पाठ्य योजना के लिए, विषय वस्तु यानी कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण 100% होगा। पाठ्य योजना सारे जो बीएसटीसी बीएड बच्चे हैं उन्होंने सबने लेसन प्लान किया है। उनको पता है जब आप लेसन प्लान बनाते हो तो प्रकरण का नाम यानी कि विषय वस्तु का नाम आपको ऊपर लिखना होता है। कक्षा, कालांश, तिथि, ये सब लिखने के बाद फिर आप सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो इसका मतलब शिक्षण उद्देश्य का भी निर्धारण आपको करना होता है पाठ्य योजना में। शिक्षण विधियों का निर्माण, शिक्षण विधियों का निर्माण मतलब शिक्षण विधियों का आपको चयन करना होता है। निर्माण का मतलब आपको ये तय करना पड़ेगा कौन सी शिक्षण विधियां, और ये भी पाठ्य योजना के बनाते समय आपको ये तय करना होता है। उपयुक्त सभी इसका सर्वश्रेष्ठ आंसर है। यानी कि एक पाठ्य योजना संपूर्ण शिक्षण का ब्लूप्रिंट होती है। ये शब्द मैंने अपने पढ़ाने के दौरान भी लिया था। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि आपको हर चीज तय करनी पड़ेगी। प्रकरण क्या होगा, उस प्रकरण को पढ़ाने के उद्देश्य क्या होंगे, उस प्रकरण को पढ़ाने की विधियां क्या होंगी, उस प्रकरण को पढ़ाने के लिए आप किन और प्राविधियों का प्रयोग करोगे, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी, आपके प्रस्तावना प्रश्न क्या होंगे, आपके बोध प्रश्न क्या होंगे, आपका मूल्यांकन कैसे होगा, आपका गृह कार्य कैसे होगा। इस सब की योजना जो होती है ना, एक कालांश की, वही पाठ्य योजना होती है। सब कुछ विस्तार से मैंने चर्चा की है उस खंड में। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। सारी की सारी चीजें पाठ्य योजना का अंश होती हैं। किस दस्तावेज में विद्यालय शिक्षा में परीक्षा प्रणाली प्रणाली को लचीला एवं मित्रवत बनाने का, और जिन बच्चों को मैंने एनसीएफ बताया है, पढ़ाया है, मैंने उल्लेख किया है, मेरे को एनसीएफ 2005 जो था उसमें इस बात को कहा गया कि परीक्षा प्रणाली लचीली हो, परीक्षा को, मूल्यांकन को कक्षा कक्ष के वातावरण के साथ साथ उसकी गतिविधियों से भी कनेक्ट किया जाए। यानी कि मूल्यांकन केवल केवल उसी का ना हो जो बच्चा सीख रहा है, जो पढ़ रहा है, केवल उसका ना हो, संज्ञानात्मक पक्ष का ना हो, अन्य पक्षों का भी हो, अन्य जो गतिविधियां उसके आधार पर भी मूल्यांकन हो। तो लचीला हो, समय का लचीलापन हो, प्रक्रिया का लचीलापन हो, टूल्स का लचीलापन हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एनसीएफ 2005। कुछ कुछ बातें पूर्व के उसमें कही गई थी, लेकिन लचीला बनाने का लिटरली जो ड्राफ्ट जो दिया वो एनसीएफ 2005 ने दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है समन्वय का अर्थ होता है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। समन्वय, इंटीग्रेटेड स्टडी, इंटीग्रेटेड, और ये शब्द जो है इंटीग्रेटेड, समन्वित अध्ययन, इंटीग्रेटेड स्टडी क्या होगा, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, बेसिकली अमेरिकन कॉन्सेप्ट। और इसको सबसे पहले एडॉप्ट किया भारत में कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने इस बात को कहा कि हम समन्वित अध्ययन, समन्वित अध्ययन क्या होता है। समन्वित अध्ययन में कोठारी आयोग ने कहा कि आप किसी भी विषय को अन्य विषयों के साथ कनेक्ट करके, अंतर संबंधित करके जो पढ़ाते हैं, तो बालकों के अंदर ज्ञान का एक समग्र दृष्टिकोण पैदा होता है। समन्वित का अर्थ ये नहीं है नई कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना, ये नहीं होता है। समन्वित का अर्थ सभी एक ही विषय को पढ़ाएं, ये भी नहीं होता है। एक विषय का संबंध अन्य विषय से करके पढ़ाना, डंके की चोट पर ढोल बजा करके, ये होता है। यही इंटीग्रेटेड स्टडी है, जब आप एक विषय को अन्य विषयों से संबंधित करके पढ़ाते हो, अंतर संबंधित करके पढ़ाते हो। इसको समवाय का संबंध भी कहते हैं। समवाय, समवाय का संबंध भी इसको बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोरिलेशनशिप, कोरिलेशनशिप, और इसी को बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड स्टडी। जब आप समन्वित कर देते हो कई सारी विषय वस्तुओं को एक दूसरे में। मैं गणित, मैं हिंदी पढ़ रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि हिंदी में कहावत है 9 2 11 हो जाना, तो 9 2 11 हो जाना हिंदी का मुहावरा है, लेकिन मैं इस वक्त गणितीय पदों का प्रयोग कर रहा हूं।
आप जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो गणित देखे, गणित पढ़ रहे हैं तो सामाजिक देखे, सामाजिक देख रहे हैं तो विज्ञान देखे, विज्ञान देख रहे हैं तो सामाजिक या गणित देखे। ये जो कनेक्शन होता है एक विषय का दूसरे विषयों से संबंध, ये कहलाता है समन्वय या समन्वित अध्ययन या इंटीग्रेटेड स्टडी, इंटीग्रेटेड स्टडी। और ये वर्तमान में प्रचलित श्रेष्ठतम अवधारणा राष्ट्रीय शिक्षण की 2020 में भी इसको वरीयता दी गई है। अगला प्रश्न, इकाई योजना के प्रवर्तक थे, डंकी की चोट पर सब जानते हैं, इकाई योजना के प्रवर्तक एसी मॉरिसन थे। मॉरिसन को इकाई योजना का प्रवर्तक माना जाता है। अरस्तु, स्किनर, हर्बर्ट अलग अलग संकल्पनाओं से जुड़े हैं, अलग अलग नियमों से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, पाठ योजना का मुख्य बिंदु होता है। पाठ योजना के 5 जो पद है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। और मैंने जब पढ़ाई है पाठ्य योजना, मैंने कहा कि पूरी पाठ्य योजना में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण पद होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद वो प्रस्तुतिकरण होता है। ध्यान रखिए, प्रस्तावना उसका एक अंग होता है, नियमीकरण यानी कि सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन भी उसका एक अंग होता है। लेकिन सब प्रश्न पूछ रहा है कि मुख्य बिंदु क्या होता है, मुख्य बिंदु प्रस्तुतिकरण होता है। यही पाठ्य योजना का मूल एक सफलता का आधार माना जाता है, प्रस्तुतिकरण। तो जब भी प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पाठ्य योजना का प्रमुख अंग होता है या पाठ्य योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता है, आंख बंद करके प्रस्तुतिकरण को आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन महत्वपूर्ण। उद्देश्य कथन जो होता है, जो प्रस्तावना का अंतिम बिंदु होता है, अंतिम कथन होता है प्रस्तावना का, और वो नई जो पाठ्य योजना है, नया जो प्रकरण है, उसका परिचय कराता है। तो बालकों के पूर्व ज्ञान को पाठ के ज्ञान से जोड़ा जाता है, ये तो प्रस्तावना में जोड़ा जाता है। बालकों को मानसिक दृष्टि से पाठ के अनुकूल बनाया जाता है, ये भी प्रस्तावना में बनाया जाता है। बालकों को नवीन पाठ के उद्देश्यों का आभास हो जाता है, यही है नवीन पाठ, नवीन प्रकरण जो है, विषय वस्तु को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सारे के सारे गलत होंगे, सारे के सारे गलत होंगे। ये सब बालकों को नवीन पाठ, नवीन जो प्रकरण है उसके उद्देश्यों का परिचय हो जाता है। उद्देश्य कथन जो होता है, उद्देश्य कथन प्रस्तावना के अंत में दिए जाने वाला कथन होता है, जो नवीन पाठ या नवीन विषय वस्तु से कनेक्ट करता है। चलिए अगला है, विषय वस्तु को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। रोचक ढंग से मौलिक विचार के माध्यम से, अन्य लोगों द्वारा किए गए अनुसंधानों के अध्ययन से, योजना और अध्यापन की तैयारी से, संबंधित अनुसंधान विधि के अध्ययन से। और मैंने योजना वाले खंड में बताया है, योजना और अध्यापन की तैयारी विषय वस्तु को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान रखो, योजना का उद्देश्य यही होता है। मैंने जब योजना वाला खंड पढ़ाया है सिलेबस में, अपने कोर्स में, तो मैंने वहां योजना के महत्व पे सबसे पहले चर्चा की है। वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना तो मैंने बाद में पढ़ाई है। पहले मैंने योजना का महत्व क्या है, और वहां योजना के महत्व में मैंने एक बात बोली है कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक होता है कि उसकी पहले से तैयारी की जाए, उसका एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए। तो आप अध्यापन की पूरी योजना बनाते हो, अध्यापन की तैयारी करते हो, योजना बनाते हो, तो फिर कोई विषय वस्तु है वो रोचक ढंग से, प्रभावी ढंग से प्रस्तुत की जा सकती है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा योजना और अध्यापन की तैयारी से। अगला प्रश्न है, मॉरिसन की शिक्षण योजना का पद नहीं है। मॉरिसन की शिक्षण योजना का जो पद होते हैं 5 पद, अन्वेषण, ये पहला पद होता है। प्रस्तुतिकरण, ये दूसरा होता है। आत्मीकरण, ये तीसरा होता है। संगठन, ये चौथा होता है। संगठन, वर्णन या अभिव्यक्तिकरण, ये 5वां होता है। तो ये जो 5 पद है, 1 2 3 4 पद, ये जो 5 पद है, प्रश्न दूसरा कौन सा एक पद नहीं है। अन्वेषण होते ही होता है, प्रस्तुतिकरण होते ही होता है, आत्मीकरण होते ही होता है, तुलना नहीं है। ध्यान रखो, तुलना हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का है, मॉरिसन की प्रणाली का नहीं है। एक और प्रश्न मैंने देखा था, सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधि में आया था ये, कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली और मॉरिसन की पंचपदी प्रणाली जो है 5 पद की जो है, उसमें कौन सा एक पद जो है वो कॉमन है, कौन सा पद दोनों में आता है। आप देखेंगे इनमें जो 5 पद है, 5 पद में केवल ये वाला जो पद है, ये वाला जो पद है केवल प्रस्तुतिकरण, ये हर्बर्ट की में भी है और मॉरिसन की में भी है। तो कॉमन पद जो प्रस्तुतिकरण है। ये तुलना जो है, तुलना मॉरिसन का नहीं है, तुलना मॉरिसन का नहीं है, तुलना हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का है। और तीसरा पद है, तीसरा सोपान है हर्बर्ट का। शिक्षण योजना का ब्लूप्रिंट होती है वार्षिक इकाई पाठ्य योजना। मैंने अभी अभी कहा था, एक प्रश्न में भी कहा था, चर्चा में भी कहा, शिक्षण योजना का ब्लूप्रिंट हमेशा पाठ योजना होती है। इसी की सफलता पर, पाठ्य योजना की सफलता पर ही शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ध्यान रखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये कई बार परीक्षा में योजना वाले खंड से पूछा जाता रहा है। अगला प्रश्न है,
शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य जो छोटे छोटे उद्देश्य होते हैं, जो एक कालांश के होते हैं, निम्न में से किस योजना का आधार होते हैं? पाठ्य योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, उक्त सभी पाठ्य योजना का आधार होती है। शिक्षण के जो दो प्रकार के उद्देश्य मैंने बता रखे हैं, उद्देश्य वाले टॉपिक में कोर्स में पढ़ा रखा है बहुत विस्तार से, बच्चों की समझ शानदार बनी होगी। तो ये उद्देश्य के जो दो पार्ट होते हैं, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य वे होते हैं जो दीर्घगामी होते हैं, जिनकी प्राप्ति लंबे समय में होती है, जो दार्शनिक और सैद्धांतिक प्रकार के होते हैं, जिनका क्षेत्र विस्तृत होता है, वो वार्षिक योजना के अंतर्गत उसका आधार बनते हैं वार्षिक योजना का। लेकिन जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं, जिन्हें अनुदेशनात्मक, ध्यान रखो, अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी कहते हैं, अनुदेशनात्मक या शिक्षण उद्देश्य भी बोलते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य भी बोलते हैं। इसके तीन नाम होते हैं और चार नाम होते हैं: प्राप्य उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य। तो ये जो उद्देश्य होते हैं वो होते हैं कि अनुदेशनात्मक, यानी कि इधर अनुदेशन समाप्त हुआ, इधर अनुदेशन समाप्त हुआ और इधर वो उद्देश्य प्राप्त हुआ। एक कालांश में गए, पढ़ा करके निकले, उद्देश्य प्राप्त हो गया। इधर आलू डालो, उधर सोना निकलेगा, इधर आलू डालो, उधर सोना, यानी कि इधर पढ़ाया और उधर उद्देश्य पूरा। वो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्राप्त उद्देश्य जिनको बोलते हैं। और ये आधार होते हैं पाठ्य योजना का। पाठ्य योजना एक कालांश की होती है, एक कालांश पढ़ा करके निकलोगे तो एक कालांश के लिए जो उद्देश्य निर्धारित किया तो वो आपको प्राप्त हो चुका होगा। अच्छे प्रश्न है, इस टेस्ट में अच्छे प्रश्न है। ऐसे सब प्रश्नों का संग्रह कीजिए, मजे आ जाएंगे आपको। जितना अधिक से अधिक अभ्यास आपका होगा उतने ही आपको मजे आएंगे। चलिए विद्यार्थियों, आप लोग अच्छे से करें और अगले टेस्टों में मैं और कुछ अच्छे प्रश्नों का समावेश करके आपके बीच आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।